नमस्कार दोस्तों। थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आनुवंशिक मानव विज्ञान जेनेटिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसको उदय प्रताप सिंह द्वारा लिखा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। ये हिंदी में चर्चा होगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनुवंशिक मानव विज्ञान जेनेटिकल एंथ्रोपोलॉजी, लेखक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है? पहली प्रस्तावना। अध्याय 1 में आनुवंशिक मानव विज्ञान एक परिचय, जेनेटिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे आनुवंशिक मानव विज्ञान का अर्थ क्या है एवं परिप्रेक्ष्य, विभेदों के स्रोत क्या है, मानव आनुवंशिकी की अवधारणा देखेंगे, आनुवंशिकी की सीमाएं देखेंगे, आनुवंशिकी मानव विज्ञान एवं मानव आनुवंशिकी विषय क्षेत्र देखेंगे। दूसरे अध्याय में वंशागति के मौलिक सिद्धांत देखेंगे, जिसको हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, जिसमें हम मेंडलवाद, मेंडलीय शब्दावली, मेंडल के प्रयोग, एक संस्करण, संकर संस्करण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पृथक्करण का नियम, द्विसंकर संस्करण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मानव में मेंडलीय नियमों की सार्वभौमिकता, वंशानुक्रमण क्रियाविधि मैकेनिज्म, प्रबल वंशानुक्रमण, अप्रबल वंशानुक्रमण, अंतर्जीनी अभिक्रिया, प्रबलता का सिद्धांत, अमेंडलीय वंशागति, लिंग सहलग्नता, एक्स सहलग्नता और वाई सहलग्नता, लिंग सीमित, लिंग प्रभावी वंशागति आदि चीज़ों को देखेंगे। अध्याय 3 में आनुवंशिकी के भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें कोशिका, जिसको हम सेल कहते हैं, उसका आकार, प्रकार, संरचना, केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और कला द्रवीय मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी, जलिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, नलिकाएं, रिक्तिकाएं, सेंट्रोसोम, केंद्रीय जीवन चक्र अवस्थाएं, कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, सूत्री विभाजन का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, माइटोसिस एवं मियोसिस में भेद, मानव में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, स्पर्मोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, संवृद्धि अवस्था, पूर्व और पश्च, परिपक्वन प्रावस्था, पूर्व एवं पश्च, अंडजनन, ओजेनेसिस, संवृद्धि काल, परिपक्वन काल इत्यादि। अध्याय 4 में आनुवंशिकी की संरचनात्मक और रासायनिक आधार देखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल बेसिस ऑफ जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें गुणसूत्र देखेंगे, क्रोमोसोम्स, आकारिकी, संरचनक या रासायनिक संरचना, डीएनए, आणविक संरचना, आरएनए, प्रोटीन, जीन संरचना, गुणसूत्र वर्गीकरण, कैरोटाइप्स, रचना एवं गुणसूत्र समूह। अध्याय 5 में क्या देखेंगे, गुणसूत्रीय विपथन एवं विसंगतियाँ, क्रोमोसोमल एबरेशन एंड एनोमलीज, गुणसूत्र विपथन प्रकार, संख्यात्मक विपथन, विसंगतियाँ, द्विगुणन, टर्नर सिंड्रोम, बहुगुणन, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, पेट्रो सिंड्रोम, पैटो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अगुणन, संरचनात्मक विपथन एवं विसंगतियाँ, विलोपन, क्राई डायचैट सिंड्रोम, ल्यूकीमिया दैट इज़ अ कैंसर, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, परिस्थानीकरण, विलोपन, अन्य विकृतियाँ, मॉजेसिज्म, फैंकानी, रक्ताल्पता, लुइस बार सिंड्रोम। अध्याय 6 में क्या देखेंगे, आनुवंशिकी अध्ययन प्रविधि, मेथड्स ऑफ जेनेटिक स्टडी, वंशावली विधि, यमज विधि, यमजों के प्रकार, आवृत्तियाँ, परीक्षण, अपरा, समरूपता, सांख्यिकीय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वंशागतता, अनुमान, यमज विधि की सीमाएं, पारिवारिक विधि, दत्तक बालक विधि, अनाथ अध्ययन विधि, जैव रासायनिक विधि, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक विधि, गुणसूत्र विश्लेषण विधि, गुणसूत्र पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेट तकनीक, प्रतिबंधी डंडोन्यूक्लीज, डीएनए लाइगेज, क्लोनिंग वेक्टर, डीएनए संग्रह, प्रतिबंधी मानचित्रण, डीएनए विकार विश्लेषण, आरएफएलपी,
हैप्लोटाइप, एनटीआर लक्षण, सीए आवृत्ति, भ्रूण डीएनए परीक्षण। अध्याय 7 में जनसंख्या आनुवंशिकी देखेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अर्थ, जीन का प्रारूप, मेंडलीय जनसंख्या, जीन समष्टि, जीन आवृत्ति, बर्नस्टीन पद्धति, हार्डी-वीन वर्ग सिद्धांत एवं आनुवंशिकी संतुलन, यादृच्छिक मिलन, चयनित मिलन, सकारात्मक नकारात्मक, अंतःप्रजनन गुणांक, युग्मजता वृद्धि एवं खतरे। अध्याय 8 में क्या देखेंगे, उद्विकासीय आनुवंशिकी, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, उद्विकासीय प्रक्रिया एवं आनुवंशिकी परिवर्तन, उत्परिवर्तन, आवृत्ति निर्धारण, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रवसन एवं संस्करण, प्राकृतिक वर्ण, जीन अपसरण, पृथक्करण, जीन बहुरूपता एवं वर्ण, बहुविकल्पी एवं बहुल जीन। आनुवंशिकी विविधता में क्या देखेंगे, जेनेटिक वेरिएशन देखेंगे, त्वचीय प्रारूप जिसको हम डर्मेटोग्लाइफिक्स कहते हैं, अंगुलीय प्रारूप रेखा संगणन, हथेली प्रारूप, एबीओ रुधिर वर्ग, एमएनएस रुधिर वर्ग, आरएच रुधिर वर्ग, डफी रुधिर वर्ग, डीगो रुधिर वर्ग, किड रुधिर वर्ग, अन्य रुधिर विशेषक, एचएलए प्रणाली, हीमोग्लोबिन, थैलासीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम G6PD कहते हैं, अम्लीय फॉस्फेट एवं फॉस्फोग्लूकोमुटेज, सीरम प्रोटीन, हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, एल्बुमिन, समूह विशेषक GE, इम्यूनोग्लोबिन IG, स्रावक लक्षण ABH, सिक्रीशन PTC, स्वादक और अस्वादक, गुणसूत्री विविधता, डीएनए बहुरूपता, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और अंतिम अध्याय में क्या देखेंगे, व्यवहारिक आनुवंशिकी, मानव विज्ञान, एप्लाइड जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी, पितृजता निर्धारण, पैटर्निटी डिटर्मिनेशन, पितृत्व उद्देश्य, पितृजता सकारोक्ति, पितृजता नकारोक्ति, विधियाँ, आकारिक विश्लेषण विधि, त्वचा प्रारूप विश्लेषण विधि, आनुवंशिक विधि, रुधिर वैज्ञानिक विश्लेषण, जैव रासायनिक प्रतिरक्षा वैज्ञानिक, अन्य साक्ष्य, गुणसूत्र विश्लेषण, आणविक विश्लेषण, आनुवंशिक परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग, अर्थ, मुख्य लक्षण एवं तकनीकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अर्थ, तकनीक, लाभ तथा सामाजिक खतरे। पृथक कथन, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मानव जीवन से जुड़े विशेष अनेक हैं, परंतु मानव जीवन एक ऐसा निराला विषय है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करता है। मानव जीवन का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैविक पक्ष जटिल है। उसे पढ़कर ग्राह्य रूप में प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। संसार में अनेक मानव जातियां हैं और उनकी संस्कृति में व्यापक विविधताएं हैं। उन्हें पढ़कर उनकी विविधताओं में अंतर्निहित एकता तथा समग्रता को कुछ ऐसे प्रस्तुत करना कि बात सरलता से समझी जा सके और फिर भी वह सभी समाजों की संस्कृतियों पर लागू हो सके, यह काम मानवशास्त्री ही कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। मानव की आनुवंशिक प्रक्रिया एवं नियम एक हैं, परंतु उसके प्रत्यक्ष स्वरूप अनेक हैं। प्रत्येक मनुष्य हर दूसरे से कुछ विभिन्न दिखाई देता है, अलग सा दिखता है, पर कहीं ना कहीं उसकी जीन संबंधी अभियांत्रिकी एक है। यह एक विशद विषय है। इसकी गूढ़ताओं को समझना और समझाना एक कुशल मानवशास्त्री एवं जेनेटिसिस्ट का काम तो है ही, साथ ही उसे समझाने के लिए उसका एक कुशल अध्यापक होना सोने में सुहागे का काम करता है। इस पुस्तक में यह स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि डॉक्टर उदय प्रताप सिंह मानवशास्त्री होने के साथ साथ एक अनुभवी अध्यापक भी हैं। आनुवंशिकी के गूढ़ तत्वों को आत्मसात करके इन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि स्नातक एवं परा स्नातक विद्यार्थी भी समझ सकें, और वे विद्यार्थी भी जो जिज्ञासु हैं या वे जो विभिन्न सेवा संस्थानों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। आशा है कि सभी प्रबुद्ध वर्गों को यह पुस्तक किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित करेगी। हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकों की कमी को पूरा करने में एक उपयोगी कृति है। तो ये इंदु सहाय जी द्वारा लिखा गया है। आप इसकी हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह द्वारा लिखी गई है। प्रस्तावना पढ़ते हैं, चलिए।
जैविक मानव विज्ञान पाठ्यपुस्तक के प्रकाशनोपरांत मेरे अनेक शुभचिंतकों एवं विद्यार्थियों ने सुझाव दिया कि मानव विज्ञान विषय के स्नातक, परास्नातक एवं सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगी छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा में आनुवांशिकी विषय पर शिक्षकों द्वारा लिखित स्तरीय पुस्तकों का अभाव वर्षों से रहा है। यदि तदेव विषय पर पृथक रूप से संदर्भ सामग्री एक पुस्तक के रूप में छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए तो इससे विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं की सेवाएं अवश्य हो सकेंगी। प्रस्तुत ग्रंथ आनुवांशिकी मानव विज्ञान इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया कि हिंदी भाषाओं में, हिंदी लैंग्वेज में किताबों का अभाव है। तो इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स मिल जाती है, इग्नू का मटेरियल मिल जाता है, बीएनटी का वेद क्लासेस का मटेरियल मिल जाता है, और भी बहुत सारी कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है। फिर पी नाथ की हमें जेनेटिकल थ्योरीज़ की बुक मिल जाती है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की। तो आप उसको, उस मटेरियल को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, जेनेटिकल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, तो इस किताब को प्रेफर करिए। यह ग्रंथ 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। चूँकि शीघ्र ही अनेक विश्वविद्यालयों एवं सिविल सर्विसेज यानी सिविल परीक्षाओं का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है, इसलिए पुस्तक योजना में इन नवीन विषयों का विश्लेषण विशेष ध्यान दिया गया है और रखा गया है। प्रारंभिक अध्याय में आनुवंशिकी अवधारणाओं एवं परिभाषाओं की मीमांसा के साथ विषय वस्तु एवं इनकी मानव जनसंख्या में व्यवहारिकता प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अध्याय वंशागति के सिद्धांतों की विवेचना प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत मेंडलीय सिद्धांत के साथ नवीन अनुसंधानों को समाविष्ट किया गया है। तृतीय अध्याय में आनुवंशिकी के मूलभूत भौतिक आधार, कोशिका एवं केंद्रक पर विस्तृत आलेख दिया गया है ताकि यह मानव विज्ञान में प्रासंगिक भूमिका सुनिश्चित कर सके। मानव कोशिकाएं किन चरणों में विभक्त होती हैं और युग्म निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मानव आनुवंशिकी ज्ञान संरचना एवं रासायनिक बनावट के तत्वों को समझे बिना अपूर्ण है। अतः चतुर्थ अध्याय में गुणसूत्र, जीन संरचना तथा जैविक रसायनों, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि का समावेश किया गया है। चूँकि मानव जनसंख्या में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ देखी जाती हैं, इनके कौन से मुख्य कारक हैं, ये विसंगतियाँ कौन कौन सी हैं, इन संदर्भों में 5वें अध्याय में वर्णित किया गया है। आनुवंशिकी अध्ययनों की प्रणाली एवं विभिन्न उपागम छठे अध्याय में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए गए तथा कतिपय नवीन सूचनाओं को भी इस अध्याय में समेटा गया है। मानव आनुवंशिकी के क्षेत्र में 1900 यानी 1900 से ही मानव संदर्भ खोजे जा रहे हैं, जिससे इसका उद्विकास एवं प्रजातीय महत्व सिद्ध हो चुका है या हो सका है, तथा मानव विज्ञान में जनसंख्या आनुवंशिकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक मुख्य बिंदु बना। इसलिए सातवें अध्याय में इसकी अवधारणा पृथक रूप से दी गई है, जिसके अंतर्गत हार्डी वीन वर्ग सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मानव जनसंख्याओं में आनुवंशिकी बारंबारताओं के परिवर्तन होने से नवीन जनसंख्या अथवा प्रजाति का विकास होता है, जो जैविक मानव विज्ञान की मुख्य समस्या है। इनकी प्रक्रियाएं कौन हैं, जिनकी अंतरक्रिया विभेदों को उत्पन्न करती है, तथा चर्चाओं को अध्याय 8 में समाविष्ट किया गया है। इसी क्रम में अध्याय 9 में मानवों में प्रमुख आनुवंशिकी विभेदों की परिचर्चा प्रस्तुत की गई है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में आनुवंशिकी की मानव व्यवहारिकता विवेचित की गई है। वे जो नए नए अनुसंधान मानव कृत्यों का मूल्यांकन एवं मानव मापन करने में समर्थ रहे हैं, उन्हें मुख्य रूप से समावेशित किए गए हैं। अतः प्रस्तुत ग्रंथ मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे प्रश्न पत्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के नवीन पाठ्यक्रमों पर आधारित है। आशा है कि जिज्ञासु छात्र छात्राएं इसे लाभान्वित होंगे। ग्रंथ रचना में जो भी त्रुटियां हैं वे पूर्णतः लेखिकी परिधि की हैं। आशा है उनको उदारतापूर्वक क्षमा किया जाएगा। पांडुलिपि निर्माण के दौरान लेखक विद्यार्थी एवं शुभचिंतक शिक्षाविदों के संपर्क में प्रायः रहा है। वह उन सभी का हृदय से आभारी है, विशेष रूप से अपने गुरुजन प्रोफेसर BRK शुक्ल, प्रोफेसर गोपाल शरण, प्रोफेसर बनवीर सिंह, प्रोफेसर कृष्णकांत, प्रोफेसर इंदु सहाय, प्रोफेसर चित्रलेखा वर्मा के द्वारा किया गया उपकार एवं मार्गदर्शन मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। तो ये ऐसा लेखक कह रहे हैं। प्रस्तुत रचना इन्हीं के आशीर्वाद का फल है, अतः इन्हें हम सहृदय धन्यवाद देते हैं।
मेरे माता पिता एवं बहन का आशीर्वाद एवं शुभकामना यदि मेरे साथ ना होती तो मैं इस लेखन में कभी प्रेरित ना हो पाता। मेरी पत्नी एवं दोनों अबोध बच्चे मुझे मानसिक शांति न देते तो यह लेखन अधूरा ही रह जाता। तो मैं इन सब का सदैव ऋणी रहूँगा। तो अपने परिवार का भी धन्यवाद कर रहे हैं लेखक। जो प्रेरणा मेरे मित्र एवं सहयोगियों विशेषकर डॉक्टर नदीम हुसैन, डॉक्टर सुधा रस्तोगी, डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह से प्राप्त हुई है। अतः जो उत्साह प्राचार्य श्रीमती पुष्पा रानी दोहरे, डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला विश्वविद्यालय के मेरे सहकर्मियों से सदैव मिलता रहा, उसके लिए भी मैं सदा आभारी रहूँगा। तो अपने मित्रजनों और अपने टीचरों सहायकों का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं लेखक। प्रकाशन के दौरान श्री M.F. बेग ने विशेष रुचि ली, अन्यथा यह पुस्तक समय से प्रकाशित न हो पाती, इसलिए मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। प्रस्तुत पुस्तक मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार सिंह की स्मृति में अर्पित है, जिनका देहावसान आकस्मिक एवं आश्चर्यजनक परिस्थितियों में 1 अगस्त 2000 को हुआ था। तो अपने स्वर्गीय भाई का भी धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। तो 1 जनवरी 2003 को इन्होंने लखनऊ में किताब लिखी थी। यहाँ पर इस किताब को पढ़ने का मेरा उद्देश्य, एक तो ये हिंदी में है, दूसरी चीज़ ये उन बच्चों को सहायता दे सकती है जो देख नहीं सकते, और उनके लिए भी सहायता दे सकती है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और यूपीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शनल की तैयारी में भी ये बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय देखते हैं, आनुवांशिकी मानव वैज्ञानिक परिचय, जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। आनुवांशिकी मानव विज्ञान मानव के उस जैविक पक्ष का अध्ययन करता है जिसका संबंध आनुवांशिकी से है। वस्तुतः यह जैविक मानव विज्ञान की एक अध्ययन शाखा है जो मानव शरीर के आनुवांशिकी आधारों की विवेचना करता है। ये आनुवांशिक आधार 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक आधार के अंतर्गत कोशिका सेल, केंद्रक, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, जीन आदि वे इकाइयाँ हैं जो मानव शरीर की भौतिक संरचना बनाती हैं। इनसे संयुक्त होकर ही मानव शरीर क्रिया कर पाता है। इनकी उपस्थिति एवं क्रियाशीलता के बिना मानव शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आनुवांशिक आधार की दूसरी श्रेणी रासायनिक तत्वों की है। मूलतः ये सभी जैव रसायन हैं। इनके अंतर्गत डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सम्मिलित किया जाता है। ये मानव शरीर की रासायनिक संरचना बनाते हैं। ये आनुवंशिकी आधारों का प्रमुख भाग है जो शरीर की भौतिक संरचना ही नहीं, संपूर्ण शरीर के आकार, गठन एवं क्रियाओं का निर्धारण एवं नियंत्रण करता है। अतः आनुवंशिकी मानव विज्ञान और आनुवंशिकी विवेचनाओं के आधार पर मनुष्य के जैविक पक्ष का अध्ययन करता है। मानव की आनुवंशिक विवेचना मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही की जाने लगी, जिसने शारीरिक मानव विज्ञान को इतना प्रभावित किया कि इसका आकार, अर्थ एवं विषय वस्तु भी परिवर्तित होने लगी। इसके फलस्वरूप ही S.L. वॉशबर्न 1951 लेखक है ने शारीरिक मानव विज्ञान में आनुवंशिकी का स्थान प्रमुख एवं अपरिहार्य माना। तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनके बारे में बताया गया है, S.L. वॉशबर्न 1951। इन्होंने अपने इनका ग्रंथ क्या था, स्ट्रेटजीज ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1951 में शारीरिक मानव विज्ञान के उद्देश्य एवं अर्थ पर बल दिया, जिसमें आनुवंशिक प्रक्रियाएं और क्रियाविधियां प्रमुख हो गईं। इसके पश्चात गत शताब्दी के उत्तरार्ध से वॉशबर्न एवं उनके सहयोगी प्रचारकों ने जिसे नवीन शारीरिक मानव विज्ञान कहा था, उसे सामान्य रूप से मानव विज्ञान जगत में जैविक मानव विज्ञान कहा जाने लगा। इसके उद्देश्य एवं विषय वस्तु पहले से भिन्न हो गए, जिसने अनेक नवीन संदर्भों का इसमें समावेश हुआ। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे नए नए संदर्भ आ गए, उनका समावेश हुआ, इंक्लूजन हुआ। अतः आनुवंशिकी अनुसंधानों ने संपूर्ण शारीरिक मानव विज्ञान को अक्षरता प्रभावित किया। इन आनुवंशिकी विवेचनाओं को मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स की परिधि में रखने का प्रयास 20वीं सदी में प्रारंभ से ही किया जाता रहा। तो ये जो विवेचनाएं थी, तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के कोट अनकोट किए, तो वो मानव आनुवंशिकी की परिधि में रखने के प्रयास जो हुए, तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही शुरू हो गए थे ये, और इसका प्रयास किया जाने लगा था। तो विश्वविद्यालय स्तर पर मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स के स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई।
तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एक विभाग बना दिया गया, ह्यूमन जेनेटिक्स। यही कारण है कि मानव आनुवंशिकी ने अभूतपूर्व प्रगति की, जिसने जीन से लेकर मानव जीनोम तक का लंबा रास्ता तय किया है। तो पहले जीन के बारे में ही लोगों को पता था, तो कितने जीन होते ही नहीं पता था। तो धीरे धीरे करके जीनों की संख्याओं को निकाला गया, तो जेनेटिक कोडिंग की गई। तो जेनेटिक कोडिंग के बाद पता चला कि लगभग 30,000 जीन है, या इतने जीन है, इतने जीन है। तो उस तरह जेनेटिक कोडिंग एक ह्यूमन की जेनेटिक कोडिंग हो गई, तो उससे तरह तरह की बीमारियां, उसके ट्रेड्स पता चल गए कि किस तरीके से व्यवहार है उसका, आई का कलर कैसा है, आँखों का कलर कैसा है, रंग कैसा है उसका, फिर उसकी भौहें कैसी हैं, बाल कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलती गई जैसे जैसे जीनों का अध्ययन होता गया। तो वही बता रहे, इससे जीन से लेकर मानव जीनोम तक का लंबा सफ़र तय किया गया। इसके कारण ही समस्त जैविक विज्ञानों, बायोलॉजिकल साइंसेज में अपना प्रमुख एवं उपयोगी स्थान बना लिया है। चूंकि यह मूलतः मानव का अध्ययन करती है, इसलिए इसका जैविक मानव विज्ञान से बेजोड़ संबंध है। इसकी जैविक मानव विज्ञान में प्रासंगिकता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यह मानव विविधों, वेरिएशंस के मूल तत्व एवं कारकों का उद्घाटन करती है तथा उद्विकासीय गति का मापन करती है, जो जैविक मानव विज्ञान के विषय के क्षेत्र हैं। अब जैसे इंसान पैदा होता है, कुछ नहीं आता उसे, पैदा होता है तो पहले अपने माँ बाप को देखता है, या जिसके सामने वो प्रस्तुत होता है उसको देखता है। उससे धीरे धीरे नई नई कलाएं सीखता है, रिएक्शन सीखता है, बोलना बोलना तो बाद में ही सीखेगा। तो पहले देखना सीखता है, आंखें खोलता है, चिल्लाना रोना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वो सीखता है, फिर बोलना, फिर चलना, फिर दौड़ना भागना, उसने कलाएं करना सीखता है। फिर उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है, तो और तरह की चीज़ें, क्रिटिकल चीज़ें सीखने लगता है, कलाएं सीखने लगता है, आर्टिस्टिक, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, 10 तरह की चीज़ें सीखने लगता है। तो मानव एक सतत विकास प्रक्रिया है जो सीखने से आगे बढ़ती है। तो मानव एक ऐसा जानवर है, जानवर हम कह रहे हैं, एक एनिमल है, एक ऐसा जो अ, व्यवहारिक होते 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 एक उद्विकासी पद्धति को प्राप्त होता है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। उक्त विवेचना से यह प्रश्न सहज ही उठता है कि क्या मानव आनुवंशिकी जैविक मानव विज्ञान की एक अध्ययन शाखा है। यदि अध्ययन शाखा है तो जैविक मानव विज्ञान में इसकी प्रासंगिकता की खोज करना निरर्थक है, क्योंकि प्रासंगिकता उस समय खोजी जाती है जिसे किसी अन्य से जोड़ा जाए, अथवा उसके आगमन से नवीनता उत्पन्न होने लगे, जो वॉशबॉर्न, मॉन्टेग्यू, लॉस्कर आदि मानव वैज्ञानिकों को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रतीत हुई। तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि कुछ इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम बताए, वॉशबर्न, मॉन्टेग्यू और लॉस्कर। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, लगभग 1900 से लेकर के 2000 के बीच तक। तो इन्होंने क्या बताया, 2000 तक, 1900 से 2000 तक इन्होंने ये बताया कि प्रासंगिकता उस समय खोजी जाती है जिसे किसी अन्य से जोड़ा जाए, अथवा उसके आगमन से नवीनता उत्पन्न होने लगे। तो बेसिकली ह्यूमन जेनेटिक्स का क्या काम है, या एंथ्रोपोलॉजी का क्या काम है? इंसान के बारे में जानना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना, ह्यूमन के रिलेशंस के बारे में जानना, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और इवोल्यूशन के बारे में जानना, कि इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे बढ़ा, कैसे व्यवहार करता है, कैसे अपनी दिनचर्या जीता है, और इंसान जानवरों से कैसे अपने रिलेशनशिप, प्रकृति के साथ अपने रिलेशनशिप, अपनी अर्थ, यूनिवर्स और इस सब के साथ रिलेशनशिप कैसे शेयर करता है। तो यही एंथ्रोपोलॉजी का एक चर्चा का विषय है, जिसमें हम ट्राइबल्स के बारे में भी जानते हैं, हम मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी जानते हैं, सोशल इश्यूज़ के भी बारे में भी जानते हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम के और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी जानते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में भी जानते हैं, और कंट्री कंट्री रिलेशन के बारे में भी जानते हैं, और मानव और विज्ञान और कंप्यूटर्स, जैसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में, जो मैन मेड चीज़ें हैं, इंसान ने बनाई हैं, इंसान उसको भी अपने अनुसार कैसे ढाल लेता है, और उसको भी एक मानव की तरीके से, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, तो एक इंसान की तरह कोई चीज़ व्यवहार करने लगे, खुद सीखने की, समझने की क्षमता विकसित करने लगे, तो ये सब भी मानव विज्ञान के ही पार्ट है। अब जैसे हम जूते पहनते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या है कि वहाँ पे भी एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ होता है। तो उससे हम इंसान के शेप, साइज़ और साइंस, इन सब को इंक्लूड करके एक
डायनेमिक्स हम कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज़ को गति दे सकते हैं, किसी चीज़ को कितना स्मूथ बना सकते हैं, कितना सस्टेनेबल बना सकते हैं, कितना इजी बना सकते हैं, इसका प्रयास भी मानव विज्ञान करता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अतः इससे यह इंगित होता है कि मानव आनुवंशिकी संपूर्णतः जैविक मानव विज्ञान का ही अंग नहीं है, यह अनेक अध्ययन क्षेत्रों में हिस्सेदारी अवश्य करती है। इस प्रकार की इसकी सहभागिता ही जैविक मानव विज्ञान से बेजोड़ संबंध बनाती है। इससे एक पुनः प्रश्न उठता है कि मानव आनुवंशिकी क्या एक स्वतंत्र विज्ञान है? यदि है तो इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसकी अवधारणा क्या है? यदि नहीं तो यह मूलतः किस स्वतंत्र विज्ञान की प्रमुख अध्ययन शाखा है? मानव का अध्ययन यह किस प्रकार से करती है? इसका आधारभूत अध्ययन उद्देश्य क्या है? जैविक मानव विज्ञान में प्रमुख स्थान कैसे बनाती है? क्या मानव आनुवंशिकी उन संदर्भों का अध्ययन करती है जो जैविक मानव विज्ञान से अंशतः या पूर्णतः असंबद्ध है? आदि प्रश्नों के समीचीन उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही मानव विज्ञान के एक क्षितिज आनुवंशिकी मानव विज्ञान का मौलिक अर्थ स्पष्ट हो सकता है। ज्ञातव्य है कि मानव आनुवंशिकी का शारीरिक मानव विज्ञान में आगमन आकरण नहीं हुआ है। मॉरेंट, लैंडस्टीनर, वीनर, हाल्डेन, राइट, डावजंस्की ने शारीरिक मानव विज्ञान की ठोस अध्ययन प्रणाली विकसित की है, जिसको आरंभिक ईंट जे एफ ब्लूमैन वॉक एवं पॉल ब्रोकर ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रदान किया था। चूँकि शारीरिक मानव विज्ञान उस समय मूलतः प्रजाति विभेदों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करती थी, 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण खोज जैविक उद्विकास को शनय शनय अपना अंग बना चुकी थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, इसका यही मेन उद्देश्य था उस समय का। यद्यपि उद्विकासवादियों की पहचान मानव वैज्ञानिक के रूप में नहीं रही, लेकिन फिर भी चार्ल्स डार्विन की डिसेंट ऑफ मैन ग्रंथ 1872 में प्रकाशित होने के पश्चात उन्हें मानव उद्विकास का अग्रणी चिंतक सामान्यतः स्वीकारा जाता था। तो इस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने मानव विज्ञान को 18वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। अतः चार्ल्स डार्विन ने अपने अंतिम समयों में निश्चित रूप से एक शारीरिक मानववेत्ता के रूप में मानवोत्पत्ति ओरिजिन ऑफ मैन की वैज्ञानिक समझ विकसित की, जो कालांतर में शारीरिक मानव विज्ञान का मील पत्थर सिद्ध हुआ। इस प्रकार क्रमिक 3 शताब्दियों में शारीरिक मानव विज्ञान ने अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया और 3 मुख्य विभाग प्रजाति अध्ययन एवं वर्गीकरण 18वीं शताब्दी, मानव उद्विकास एवं उद्विकासी विचारधारा 19वीं शताब्दी, मानव आनुवंशिकी एवं संश्लेषणात्मक उद्विकास विचार 20वीं शताब्दी, विगत शताब्दी में विभेदों के कारकों एवं मूल स्रोतों की खोज की गई है, जिनको जाने बिना मानव आनुवंशिकी की अवधारणा को समझना कठिन है।